इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो माध्यम है। यह ऊपर वाला माध्यम विरल यानी रेयर है और यह नीचे वाला माध्यम सघन यानी डेंस है। और यह प्रकाश की एक किरण है जो इस पर θ1 कोण पर आपतित हो रही है। यहाँ प्रकाश की गति को हम एक कार के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक कार एक कच्ची सड़क से पक्की सड़क पर आती है। तो यहाँ कच्ची सड़क हमारा सघन माध्यम हुई क्योंकि इसमें कार की गति धीमी है, और पक्की सड़क विरल माध्यम हुई क्योंकि इसमें कार की गति तेज होगी। तो यदि हमारी कार इस प्रकाश की किरण की दिशा में गतिमान है तो पक्की सड़क पर आने पर उसके बाएं पहिए दाएं पहियों के पहले इस पक्की सड़क पर आ जाएंगे, जिससे वह अधिक तेज गति कर सकेंगे। इसलिए जो हमारी कार है वह इस प्रकार दाईं ओर मुड़ जाएगी। अब हम ये मान लेते हैं कि यह जो हमारा कोण है यह है θ2 और यह θ2 कोण θ1 कोण से अधिक होगा, उससे बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं θ2 इज ग्रेटर देन θ1। अब इस वीडियो में हम यह ज्ञात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कोई कोण θ3 ऐसा हो सकता है जो इन दोनों माध्यमों पर निर्भर करता हो जिसमें प्रकाश यात्रा कर रहा है, और जो इतना बड़ा हो कि उसके लिए हमारा अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए। याद रखिए कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करता है तो अपवर्तन कोण हमेशा आपतन कोण से बड़ा होता है। तो यहाँ प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रविष्ट नहीं करता है बल्कि इन दोनों माध्यमों के स्पर्श करने वाली सतह के साथ साथ चलता है। अब यदि हमारा आपतन कोण इस θ3 से भी बड़ा हो जाए इस प्रकार, तो इस स्थिति में प्रकाश अपवर्तित होगा ही नहीं और ना ही यह इस सतह के साथ चलेगा, बल्कि यह इस सतह से परावर्तित हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हमें यह ज्ञात करना है कि किस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। इस आपतन कोण को यानी जो हमारा θ3 है यहाँ, इस आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। अब यदि आपतन कोण इस क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो प्रकाश सघन माध्यम से बाहर जा ही नहीं पाएगा बल्कि इस सतह से वापस सघन माध्यम में परावर्तित हो जाएगा। तो चलिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो माध्यम हैं। एक है पानी। अब पानी का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 और दूसरी है वायु यानी एयर। अब वायु निर्वात के काफ़ी निकट होती है और इसका अपवर्तनांक 1.00029 के आसपास होता है, जिसे हम यहाँ गणना में सहूलियत के लिए 1 मान लेते हैं। तो अब हम इस स्थिति में प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण θc ज्ञात करना चाहते हैं, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा, यानी प्रकाश इस माध्यम में प्रवेश नहीं करेगा। यह कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ यदि हमारा आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम होगा तो यह हमारा प्रकाश वायु में प्रवेश कर जाएगा और अपवर्तित हो जाएगा। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो प्रकाश इस सतह के साथ साथ चलेगा, और यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो अब यहाँ θc ज्ञात करने के लिए हम स्नेल के नियम पर विचार करते हैं। तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 गुणा साइन θc ये बराबर होगा वायु के अपवर्तनांक यानी 1 गुणा साइन 90 डिग्री, क्योंकि अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। अब चूंकि साइन 90 का मान 1 होता है तो 1.33 साइन θc ये बराबर हो गया 1 के। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन θc ये बराबर होता है 1/1.33 के। अब हम दोनों तरफ साइन का इन्वर्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स साइन θc बराबर साइन इन्वर्स 1/1.33।
तो इस प्रकार थीटा सी का मान हो जाता है साइन इनवर्स 1/1.33। अब आप इसकी गणना कैलकुलेटर का प्रयोग करके कर सकते हैं और हमने यह पहले ही कर रखा है। इसका मान होता है 48.8 डिग्रीज। तो हमारा क्रांतिक कोण थीटा सी जो ये है 48.8 डिग्रीज। इसका अर्थ है कि यदि प्रकाश की एक किरण जल से 48.8 डिग्री से अधिक कोण पर बाहर जा रही है तो यह अपवर्तित नहीं होगी, यह इस सतह से परावर्तित होकर वापस जल में चली जाएगी। जो हमारी फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स होती हैं वह इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। हम फाइबर ऑप्टिक्स केबल को कांच के एक पाइप के रूप में देख सकते हैं और इसमें पड़ने वाला प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से कहीं अधिक होता है, इसलिए यह प्रकाश इस ट्यूब से, इस नली से कभी बाहर नहीं जाता है, इस पाइप से कभी बाहर नहीं जाता और केबल के भीतर ही परावर्तित होते हुए आगे यात्रा करता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो रोचक लगा होगा और आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अवधारणा ठीक से समझ आ गई होगी।